कहानी के पाठकों को मेरा सादर नमस्कार। हम कहानी वाचन श्रृंखला में आज कथाकार उपन्यासकार सम्राट प्रेमचंद की दलित साहित्य पर लिखी गई दलित समाज और उनके पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई ऐसी कहानी जो आज दलित विमर्श में एक मकाम रखती है। कहानी है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं का जब अध्ययन किया जाता है तो दलित विमर्श के बिना इसकी समीक्षा असंभव है। तो हम कहानी का वाचन करते हैं। कहानी है ठाकुर का कुआं। मुंशी प्रेमचंद। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाई देती। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो है, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती। उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100, या बेपे से कोड़ी नकल उड़ा दी। काम
करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच है और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल देते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार खाकर गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। हम ऊंचे कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीने लहू थूकता रहा। इसलिए तो कि उसने बेगार न दी थी, बेगार नहीं की थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियाँ ही तो है इनकी। लौंडियाँ नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडियाँ कैसी होती है? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को तो जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ। किसी का मुँह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा गड़ी में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा।
कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोने की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखुल लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। कहानी इतनी ही। कहानी का समय महज 11 मिनट। ये 10 मिनट की कहानी आप जब भी सुनेंगे तो धक से रह जाएंगे। कहानी कई प्रश्न खड़े करती है। कहानी समाज पर उंगली उठाती है, समाज की ऊंच नीच पर, समाज में कथित ऊंची जाति के और निम्न जाति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कहानी बखूबी बताती है। कहानी ये छोटी सी है और इस कहानी को 20वीं सदी के तीसरे दशक में लिखा गया था, जब अंग्रेजों का शासन था। देश गुलाम था, लेकिन एक तबका सदियों से गुलाम था। अब यूं समझें कि समाज में एक तबका अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था और एक बड़ा तबका दलित समाज का, जो ऊंची जातियों का बिना खरीद का गुलाम था, बेगारी करने पर मजबूर था, ऊंच नीच के दंश को सह रहा था। इस तरह से यह कहानी कई तरह से हमें आईना दिखाती है। तब जब हम आज़ाद हो गए, तब हम 7 दशक की आज़ादी में जी रहे हैं। अभी भी एक तबका जिसे दलित आदिवासी कहते हैं, वह कुछ इसी तरह से जी रहा है, इसी तरह की हवा में सांस ले रहा है। अभी भी बहुत कुछ बदला नहीं। ऊंच नीच अगर भौतिक रूप से कम दिखाई दे रही है, तो मानसिक रूप से अभी वह उसी तरह से बनी हुई है। यहाँ तक कि प्रतिनिधित्व का सवाल आता है। गांव की पंचायत में पंच सरपंच चुनने का सवाल आता है, तब महिला और दलित आदिवासियों की स्थिति अभी भी कुछ इसी तरह से है। न केवल पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, ढाणी के स्तर पर या हाशिए पर जीने वाले ये समाज जो बियाबान जंगलों में रह रहे हैं या इंटीरियर में रह रहे हैं, वहाँ पर हालात कितने विकट हैं। अगर एक भी बनिया का घर है या ऊंची जाति का घर है, तो वो जैसे राजा की तरह शासन करता हो। और यही नहीं, वो दलित स्वयं भी उसे उसी तरह से देवता की तरह मानता है, स्वीकार करता है, पूजता है अभी भी। जबकि अंबेडकर ने कई तरह से सवाल उठाए, संविधान में लिखा, आरक्षण दिया, शूद्रों का इतिहास लिखा और बताया। सार्त्र और नित्से की तरह, गौतम बुद्ध की तरह, कबीर की तरह अंबेडकर ने लिख करके संविधान में कलमबद्ध कर दिया। इसके बावजूद दलित तबका
इसके बावजूद कि वो शिक्षित हो गया, इसके बावजूद कि वो नौकरी में चला गया, तब भी क्या कुछ बदला? अभी भी ऊंची जाति उसी तरह से फक्र करती है। और यह सवाल ठाकुर का कुआं, नाम से ही पता चल जाता है कि ठाकुर का दबदबा अभी भी गांव में है। याद कीजिए, प्रेमचंद पूरे देश में पढ़े जाते हैं, प्रदेश प्रदेश में पढ़े जाते हैं। अगर किसी विश्वविद्यालय से अगर आप शिक्षित हो रहे हैं, डिग्री लेते हैं, वो विश्वविद्यालय का जर्मनी का, फ्रांस का, जापान का हो, वहाँ भी प्रेमचंद को पढ़ाया जाता है। तो प्रेमचंद को पूरा विश्व पढ़ रहा है और विश्व कहानी ठाकुर का कुआं से पढ़ करके समझ रहा है। और इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के कथा साहित्य की जब पड़ताल करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ कई प्रवृत्तियां चल रही हैं। कुछ पाठक, विद्यार्थी ये जान लेते हैं कि छायावाद के बाद प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आता है, नई कविता, नई कहानी आती है। मसला इतना ही नहीं, और बेशक प्रगतिवादी ये कविता है, जब छायावाद का दौर चल रहा था तब की कविता है। और प्रगतिवादी, प्रगतिशील कवि, कहानीकार, रचनाकार, उपन्यासकार प्रेमचंद उस बात को बखूबी लिख रहे हैं जिसको 8-7 दशक बाद, अंबेडकर के गुजर जाने के बाद, अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के दलित समाज के कुछ पढ़े लिखों ने कलम उठाई, कथा साहित्य की रचना की, आत्मकथाएं लिखी। तब जाहिर हुआ कि दलित साहित्य एक अलग ही विधा हो गई है। ठीक एक तरह से यूँ कहें कि हिंदी साहित्य में एक नई प्रवृत्ति, और साहित्य की एक खासियत है कि साहित्य अपने समय के सामने सवाल खड़ा करता है। ठीक वैसे ही जैसे मीडिया सत्ता के सामने सवाल खड़ा करता है और जनता को सत्ता का आईना दिखाता रहता है, ठीक वैसे ही साहित्य समाज का विपक्ष है। ठीक वैसे ही जैसे लोकतंत्र में सरकार बिना विपक्ष के नहीं हो सकती और मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है, ठीक इसी तरह से समाज का चौथा स्तंभ की तरह काम करता है साहित्यकार। और साहित्यकार बखूबी ये काम कर रहा है। लेकिन जब उछाल आता है दलित साहित्य में, जब अंबेडकर बहुत कुछ लिख चुके, संविधान में कई धाराएं जोड़ चुके, कमजोर दलित तबके को संरक्षित, आरक्षित कर चुके, और उस आरक्षण के बलबूते पर बहुत सारे नौकरी पेशा हो गए और उनमें से कुछ चंद कलम के धनी बने और उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। तब ये सामने आया कि दलित साहित्य वाकई में इस समाज पर एक चुनौती है। गांधी जी ने भी ऐसा कुछ कहा था। और बीच बीच में विद्वान लोग अभी भी ये स्वीकार करते हैं कि आरक्षण इसलिए जारी रहेगा कि सदियों से जो तबका दबाया, कुचला गया, शोषित किया गया, जिसको बराबरी का हक अभी भी नहीं मिल पा रहा है, विषमता बढ़ती जा रही है। पूंजीपति, कुछ चंद उद्योगपति जिनकी आय लगातार बढ़ रही है, और दूसरा गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। ऐसे में दलित समाज में से चंद पढ़े लिखे बेशक आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, लेकिन वो इतने भी मजबूत नहीं हुए कि समान स्तर पर बात कर सके, समान स्तर पर ठहर सके। आज भी विधानसभा या लोकसभा में आरक्षित होने के लिए कारण जनप्रतिनिधित्व उनका बनता है। क्या वे उस दलित समाज की आवाज़ बखूबी उठाते हैं? ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी सीमा है कि वो पार्टी से बंद करके, पार्टी प्रोटोकॉल के तहत अपने खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं,
जिस तबके से वो आते हैं, जिस तबके से उन्हें सीट आरक्षित की गई है, उनकी आवाज़ नहीं उठा पाते। ये लोकतंत्र पर एक तरह से सवाल खड़ा होता है कि जनप्रतिनिधित्व का मतलब यही होता है कि वो जनता की आवाज़ बनेगा, और अगर वो आरक्षित तबके से सीट पर बैठता है, जीतता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का क्यों न हो, वो उस पार्टी में उस जनता की, उस समाज की आवाज़ बने। और ये एक बड़ा सवाल है विचारकों के सामने, राजनीतिक विश्लेषकों के सामने, मीडिया के सामने, और खुद उन जनप्रतिनिधित्व के सामने कि जो दम्भ भरते हैं, वोट लेते हैं जिनका, और उनकी आवाज़ विधानसभा में या लोकसभा में नहीं उठा पाते, तो उनका होना न होना कोई मायना नहीं रखता। इस अर्थ में याद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया था कि मुझे सबसे ज़्यादा डर अगर किसी से है तो अपने उस पढ़े लिखे तबके से है कि वो फिर समाज को धोखा देगा। और इस बिंदु पर अगर हम पड़ताल करें तो दलित समाज या आदिवासी समाज के पढ़े लिखे नौकरी पेशा क्या समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? चलो छोड़िए नौकरी पेशा को, लेकिन जो जनप्रतिनिधि बनकर के विधानसभा लोकसभा तक पहुंचते हैं, क्या वो आवाज़ उठा पाते हैं? उनको डर किस बात का? अपनी सीट का, कि अगर पार्टी लाइन से मैं अलग होकर के अपनी आवाज़ उठाऊंगा तो मुझे पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। लेकिन ऐसा करके वे जनता के साथ घात करते हैं, धोखा करते हैं, जिसे अंबेडकर ने कहा है कि मेरे ही समाज से मुझे डर है। हर विद्वान ने यही कहा। गांधी जी को याद कीजिए, गांधी जी देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और छोटा सा मसला, जो मसला नहीं है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान का हक मिलना चाहिए, ये नीति नैतिकता एथिक्स की बात है, तो इस पर हिंदू झंडा बरदार गॉडसे, जो कि एक अखबार निकालता था, वो गांधी जी को गोली मार देता है। और आज भी एक तबका है जो गॉडसे के साथ खड़ा होता है। इसे कहते हैं एथिक्स कहाँ है, नैतिकता कहाँ है, आप किनका प्रतिनिधित्व करते हो? आज की तारीख में जननेता जो विधानसभा में पहुंचते हैं और बहुमत बना करके सरकार बना लेते हैं, उनमें से जनप्रतिनिधित्व सही अर्थ में करने वाले कितने हैं? वो चाहे मंत्री बन जाए या सीएम पीएम बन जाए, क्या जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं या पार्टी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं या अपनी सीट बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं? ऐसे में वो जो दलित प्रतिनिधित्व करने वाला विधानसभा लोकसभा में पहुंचता है तो पार्टी लाइन से बंध जाता है गुलाम की तरह। इसे कहेंगे कि ये राजनीतिक गुलामी अब और भी पेचीदा हो चली है। जनता को और मुखर होने की जरूरत है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन राजतंत्र की तरह पार्टी लाइन, पार्टी का मुखिया उसे एक विप जारी करके बांध देता है और वो अपनी मनमर्जी से तानाशाही चलाता है। जनप्रतिनिधित्व कहाँ है? जनप्रतिनिधि किस अर्थ में जनप्रतिनिधि है? तो चलिए, ये कहानी की बात हम कर रहे थे जो दलित समाज से संबंधित है, दलित समाज की आवाज़ उठा रही है। और कोई आज से 85-90 साल पहले लिखी गई ये कहानी, जब अंग्रेज़ों की गुलामी में हम जी रहे थे, मान लिया गया कि तब समाज आज़ाद नहीं था। लेकिन दलित समाज उस गुलाम समाज का, जो अंग्रेजों का कथित गुलाम था, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहा था। उस समय गांधी जी ने
इस दलित तबके को हरिजन कहा था। और ये भी याद रहे कि गांधी जी ने यह दावा किया था कि मैं दलित का प्रतिनिधित्व वैसे ही करता हूं जिस तरह से मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। तो अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन में सवाल उठा दिया कि आप बेशक देश का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन दलित समाज का प्रतिनिधित्व मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसी समाज से आता हूं। और ये उस वक्त गांधी जी ने कहा, लेकिन गांधी जी ने भी ज़्यादा तर्क नहीं किया, बल्कि गांधी जी स्वीकारते हैं कि ये दलित समाज दलित नहीं, मैं अगर आज़ाद होने के बाद किसी की आवाज़ उठाऊंगा तो दलित समाज की, और आज़ाद होने के बाद मेरी लड़ाई फिर जारी रहेगी अपनों से। लेकिन बदनसीबी देश की कि एक तबका उन्हें गोली मार देता है। अम्बेडकर समय से पहले बीमारी के कारण, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण, बहुत ज़्यादा पढ़ने के कारण, संविधान लिखते लिखते रात दिन काम करने के कारण स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा और वो बीमारी से चल बसते हैं। तो इस तरह से साथियों, ये थी कहानी ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद ने लिखी थी। जब दलित समाज को लेकर के, दलित साहित्य बहुत बाद की घटना है, उस समय भी एक कलमकार किस तरह से हर तबके की आवाज़ बनता है, प्रेमचंद इस अर्थ में अनूठे रचनाकार है। हालांकि दलित साहित्य में एक तबका, एक विचारक, कुछ लेखक है जो अक्सर प्रेमचंद पर सवाल उठा देते हैं कि वो भी उस तरह से दलित समाज का प्रतिनिधित्व लेखक होने का, जिस तरह से दलित लेखक दलित समाज की आवाज़ बन सकता है, उस तरह से नहीं बन सकता है। यह एक विचार का विषय है और ये एक विवाद का विषय है, जिस पर लगातार देश में गोष्ठियों में, संगोष्ठियों में, सेमिनारों में अक्सर इस पर डिबेट हो रहा है। पिछले 20, 25, 30 साल से आज भी चल रहा है। और अब जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, आदिवासी विमर्श चल रहा है। इसके बाद वृत्त विमर्श की बात मैंने पिछले ही वीडियो में की थी। तो पाठकों, सादर नमस्कार, इसे देखें, सुने। चूँकि ये कहानी बहुत छोटी थी, इसलिए इसमें मैंने अपनी बात समीक्षा के बतौर रख दी। इस तरह से ये वीडियो दो तरह से, कहानी और कहानी की समीक्षा, कहानी का वाचन के साथ कहानी की समीक्षा भी इस वीडियो में आपको सुनाई देगी। इसके अलावा एक दूसरा वीडियो भी है। इस तरह से आप इसे आज के हिसाब से न केवल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। ये एक मिशन है जो कुछ लोग कर रहे हैं। जनता की आवाज़ बनने के लिए साहित्यकार रात दिन एक कर देता है। बाकी वो एक तबका जो समाज का हक दबाकर आवाज़ को बंद करने का प्रयास कर रहा है, वो हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन वो तबका भी जो आवाज़ बंद करने के बावजूद रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, विश्राम नहीं करता, लड़ता है, कलम उठाता है, खिलाफ बोलता है। जय हिंद।